गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं, आज हम देखेंगे प्लास्टिक वेल्डिंग। पहले सिलेबस देखते हैं हम, सिलेबस में क्या क्या है। तो हम देखेंगे आज प्लास्टिक वेल्डिंग, हॉट एयर प्लास्टिक वेल्डिंग, हाई स्पीड प्लास्टिक वेल्ड्स, प्लास्टिक वेल्डर सेटअप एंड शटडाउन एंड सर्विसिंग, एयरलेस प्लास्टिक वेल्डिंग एंड अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग। जैसे कि एज अ ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन हमें प्लास्टिक्स के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, सेफ्टी पॉइंट्स ऑब्जर्व वाइल वर्किंग। सो प्लास्टिक वेल्डिंग, जब भी हम प्लास्टिक वेल्डिंग की बात करते हैं तो प्लास्टिक व्हीकल में कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो, गाड़ी का फ्रंट बम्पर होगा, रियर बम्पर होगा, डैशबोर्ड्स होंगे। तो बहुत सारी जगह पे गाड़ी में प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। तो जब भी कोई गाड़ी डैमेज होती है, फ्रंटल डैमेज होगा या रियर डैमेज होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों बम्पर डैमेज होते हैं। तो जब भी बम्पर डैमेज होंगे उसमें या तो कभी टियर होता है, फट जाता है, तो पूरा का पूरा बम्पर रिप्लेस करने से बेहतर होता है कि हम उसे रिपेयर करें। तो आज हम देखेंगे प्लास्टिक वेल्डिंग। तो आप देख सकते हो प्लास्टिक वेल्डिंग में प्लास्टिक वेल्डिंग यूजेस हीट एंड समटाइम्स अ प्लास्टिक फिलर रॉड टू जॉइन और रिपेयर प्लास्टिक पार्ट्स। तो प्लास्टिक वेल्डिंग में हीट का यूज़ किया जाएगा, जो कि प्लास्टिक गर्म करने के लिए यूज़ होता है, और फिलर रॉड यूज़ होता है। जैसे कि अगर बड़ा कोई टियर रहेगा या बहुत ज़्यादा जगह पे फट गया तो वहाँ पे हम फिलर रॉड का यूज़ करते हैं। तो जो प्लास्टिक वेल्डिंग है वो सेम मेटल के वेल्डिंग की तरह है। क्यों मेटल की वेल्डिंग की तरह है? जैसे कि हम मेटल वेल्डिंग में फिलर रॉड यूज़ करते हैं, वैसे ही प्लास्टिक वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग में हम हीट का सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम मेटल वेल्डिंग में करते हैं। फिर सेम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे हम मेटल वेल्डिंग में करते हैं, बट जॉइंट, लैप जॉइंट एक्सेट्रा। लेकिन प्लास्टिक वेल्डिंग और मेटल वेल्डिंग में एक बेसिक फ़र्क ये है कि जैसे हम मेटल वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं होता है, कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन प्लास्टिक वेल्डिंग में हमें एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करना होता है। व्हेन वेल्डिंग प्लास्टिक्स, द मटेरियल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर बाय द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हॉट एयर प्लास्टिक वेल्डिंग। आप नाम के ऊपर से ही समझ सकते हो कि हॉट एयर प्लास्टिक वेल्डिंग में यहाँ पे जो भी एयर रहेगा, हीट सोर्स रहेगा, वो होगा हॉट एयर। तो जैसे कि देख सकते हो आप, हॉट एयर वेल्डिंग में, हॉट एयर प्लास्टिक वेल्डिंग यूजेस टूल with an electric heating equipment to produce hot air about 450 degrees to 650 degree Fahrenheit that blows through a nozzle onto the plastic। जो एयर यूज़ करते हैं वो एयर सप्लाई जो होगा वो हम जो बाकी एयर टूल्स चलाने के लिए कंप्रेसर यूज़ करते हैं, हमारा शॉप कंप्रेसर, वही शॉप कंप्रेसर हम यूज़ कर सकते हैं एयर सोर्स के लिए। या फिर जो भी हॉट एयर प्लास्टिक वेल्डिंग का टूल रहेगा उसके साथ एक पोर्टेबल यूनिट भी आ सकता है, उसी से एयर हम यूज़ करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है हॉट एयर वेल्डिंग में, जो कि हम रॉड यूज़ करते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग के लिए, वो रॉड की थिकनेस जो है वो आपके पैनल के थिकनेस से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब भी रॉड हीट होने के लिए जो टाइम रहेगा वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसी टाइम में आपका जो पैनल रहेगा, प्लास्टिक का पैनल, वो ज़्यादा गर्म होके उसमें वार्पेज आ जाएगा। तो इस वजह से हम उसको जो रॉड का डायमीटर रहेगा उस रॉड डायमीटर को हम थोड़ा कम करके ले सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट
जो भी आप हॉट एयर वेल्डिंग से वेल्डिंग करोगे तो उस वक्त अलग अलग टाइप के टिप्स या फिर वेल्डिंग टॉर्च बोल सकते हो वो यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, तो फर्स्ट है टैकिंग टिप। जो टैकिंग टिप है वो अगर ज़्यादा टियर रहेगा दो पार्ट्स को एक जगह पे रखने के लिए या एक जगह पे उसको लगाने के लिए हम टैक करते हैं। जैसे कि मेटल में टैक वेल्ड होता है, वैसे हम मेटल पैनल्स को उसी अपने जगह पे सेट करने के लिए हम टैकिंग टिप्स का यूज़ करेंगे। अगर अलाइनमेंट ठीक से नहीं होता है तो हम उसको खींच के निकाल भी सकते हैं। तो नेक्स्ट है राउंड टिप्स। जो राउंड टिप्स होते हैं, राउंड टिप्स यूज़ होता है शॉर्ट वेल्ड्स करने के लिए, या फिर अगर कहीं पे होल गिर गए प्लास्टिक के ऊपर उन वो स्मॉल वेल्ड्स को भरने के लिए, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, ऐसी हार्ड टू रीच एरियाज वेल्ड करने के लिए या फिर शार्प कॉर्नर्स को वेल्ड करने के लिए हम राउंड टिप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्पीड टिप्स। स्पीड टिप्स जो है वो यूज़ होता है ज़्यादा फास्ट काम करने के लिए, जो कि जिसमें ऑटोमेटिकली आपका रॉड जो है वो फीड होगा या प्रीहीट होगा। द डिज़ाइन फीड्स द रॉड इनटू द बेस मटेरियल। जो लॉन्ग और फेयरली स्ट्रेट वेल्ड्स के लिए यूज़ होता है। अदर जो है अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने अलग अलग टिप्स का डिज़ाइन किया हुआ है या डेवलप किए हुए हैं टू मीट स्पेसिफिक नीड्स। चेक द प्रोडक्ट कैटलॉग फॉर मोर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हाई स्पीड वेल्डिंग। तो जैसे आप देख सकते हो हाई स्पीड वेल्डिंग में हाई स्पीड वेल्डिंग जो है वो हैंड वेल्डिंग से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा फास्ट काम करने के लिए या मोर यूनिफॉर्म वेल्डिंग बीड्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैंड वेल्डिंग में जैसे आप कांस्टेंट हीट एंड प्रेशर का अप्लाई करते हो वैसे ही आपको हाई स्पीड वेल्डिंग में भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक वेल्डर सेटअप, शटडाउन एंड सर्विसिंग। आप देख सकते हो कि कोई भी प्लास्टिक वेल्डिंग जब करते हो आप अलग अलग पार्ट्स पे, तो दो प्लास्टिक वेल्डिंग सेम तरीके की नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आपको ओनर्स मैनुअल जो रहेगा जो प्रोवाइड किया होता है उसी में से कि अलग अलग प्लास्टिक का टाइप कौन सा है, उसके लिए रॉड्स कौन सा लगेगा, हीट एप्लीकेशन कितना रहेगा, रॉड का थिकनेस कितना होना चाहिए, ये सब आपको प्लास्टिक रिपेयर के जो भी ओनर ने प्रोवाइड किए मैनुअल रहेंगे, या फिर प्लास्टिक का जो टाइप होता है वो कौन सा है देखने के लिए आप उस पार्ट के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा कि कौन सा टाइप का प्लास्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट है एयरलेस प्लास्टिक वेल्डिंग। जैसे कि पहले देखा हमने हॉट एयर प्लास्टिक वेल्डिंग, जहाँ पर हीट का सोर्स जो था वो था आपका हॉट एयर मीडियम। एयरलेस प्लास्टिक वेल्डिंग में ऐसा एयर नहीं यूज़ होता है, तो एक अलग हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है जो कि 3 mm से कम वाले रॉड को हीट करने के लिए। एयरलेस वेल्डिंग with a smaller rod helps to eliminate two troublesome problems: panel warpage and excessive rod buildup. When setting up an airless welder, set the temperature dial at the appropriate setting. जो टेम्परेचर होता है आपका उसको आपको सेट करना पड़ता है। ये डिपेंड होता है आपका प्लास्टिक आप कौन सा वेल्ड कर रहे हो। इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 3 मिनट फॉर द वेल्डर टू फुली वार्म अप। मतलब जो कि आपका वेल्डिंग का रॉड रहेगा उसको हीट होने के लिए लगभग कम से कम 3 मिनट लगते हैं। मेक श्योर द रॉड इज़ द सेम मटेरियल एज द डैमेज्ड प्लास्टिक और द वेल्ड विल बी अनसक्सेसफुल। तो आपका जो भी प्लास्टिक का रॉड होना चाहिए वो सेम मटेरियल का होना चाहिए जो पार्ट आपका डैमेज हुआ है। अगर आपने अलग तरीके का अलग टाइप का प्लास्टिक रॉड लिया तो आपका वेल्ड अनसक्सेसफुल रहेगा, जो कि जॉइंट नहीं होगा। मैनी एयरलेस वेल्डर मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड रॉड एप्लीकेशन चार्ट्स। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपको चार्ट प्रोवाइड करेंगे कि किस टाइप के प्लास्टिक के ऊपर कौन सा वेल्डिंग का रॉड, कितने थिकनेस का रॉड यूज़ होना चाहिए। When the correct rod has been chosen, it is good practice to run a small piece through the welder to clean out the tip before beginning.
मतलब एक बार आपने रॉड का सिलेक्शन सही कर लिया तो पहले थोड़ा रॉड वेल्डिंग टिप से बाहर आना चाहिए, जो कि पहले वाला कोई अलग अगर प्लास्टिक का वेल्ड किया है तो वो प्लास्टिक निकाल जाने के लिए या आपका वेल्ड अच्छी तरह से स्ट्रांग हो, इसीलिए आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो नाम ही डिपेंड करता है कि इसके ऊपर जो भी है। अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग रिलाइज ऑन दी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी एनर्जी टू प्रोड्यूस प्लास्टिक बॉन्डिंग विदाउट मेल्टिंग द बेस मटेरियल। मतलब जो भी वाइब्रेटरी मोशन होगा, एक मशीन रहेगा जिसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन क्रिएट होगा और उस वजह से आपका दो प्लास्टिक्स जो है वो ज्वाइंट होंगे। हैंडहेल्ड सिस्टम्स आर अवेलेबल इन 20 हर्ट्ज एंड 40 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज। जो आप हाथ से काम करोगे ऐसी मशीन 20 एंड 40 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में अवेलेबल है। दे आर इक्वली अडेप्ट एट वेल्डिंग लार्ज पार्ट्स एंड टाइट हार्ड टू रीच एरियाज। वेल्डिंग टाइम इज कंट्रोल्ड बाय द पावर सप्लाई। तो अब हम इसी रिलेटेड वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट था प्लास्टिक वेल्डिंग। तो इसमें पहले आपको आपके प्लास्टिक के अनुसार टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। हॉट एयर का जो भी प्रेशर रहेगा उसको भी आप सेट कर सकते हो। प्लास्टिक रिपेयर जब भी करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्लीनिंग का। जैसे कि हम जो भी वेस्ट रहेंगे प्लास्टिक में उसको क्लीन करते हैं। जैसे प्लास्टिक या ग्रीस रिमूवर रहेगा, क्लीनर रहेगा, उससे प्रीहीट द सरफेस ऑफ द कार बॉडी। मतलब जब भी वेल्ड करते हो आप, वेल्डिंग से पहले आपको कार बॉडी का सरफेस हीट करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रिप है वो प्लास्टिक पार्ट जो कटा हुआ उसको अलाइन करके पीछे से आगे बैकअप की तरह उसको लगा रहे हैं।
फिर से एक बार उसको हीट कर रहे हैं कि आपका जो भी पार्ट रहेगा वो अच्छी तरह से एक जगह पे अलाइन हो। This video will demonstrate how to weld plastic using a hot air welder and standard welding rods. As with all plastic repairs, you will need to clean the repair area with plastic cleaner. Put on a heavy wet coat and wipe the area with a clean paper towel. Wipe in one direction to avoid recontaminating the surface. Use a DA sander with 80 grit sandpaper to remove any coatings that are on the plastic. तो जब भी प्लास्टिक हॉट एयर प्लास्टिक वेल्डिंग करते हो या प्लास्टिक वेल्डिंग करना चाहिए तो जो भी वेल्डिंग का सरफेस रहेगा वो क्लीन होना चाहिए। प्लास्टिक क्लीनर से उसको साफ़ करना चाहिए कपड़े से या फिर दूसरी चीज़ों से। और उसके बाद वो जो एजेस रहेंगे उसको साफ़ करने के लिए आप ड्यूअल एक्शन सैंडर यूज़ कर सकते हो 80 ग्रिट सैंड पेपर्स के साथ। Remove the paint and any primer that may be beneath the paint until you've exposed bare plastic. Remove paint on both sides of the crack and along the crack line. After removing all the paint and expose the bare plastic, blow the dust away with compressed air. Turn the bumper over and clean the plastic with plastic cleaner. If there is any paint on the surface, you will need to remove the paint with a DA sander. Align the damage and apply aluminum body tape. Aluminum body tape is very stiff and can withstand the heat from the welding process. तो जो भी दूसरा साइड रहेगा प्लास्टिक का अलाइन करने के लिए एल्यूमिनियम बॉडी टेप्स यूज़ होते हैं विच कैन विथस्टैंड जो भी है वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है या वो टेम्परेचर ले सकता है, वो पिघलेगा नहीं। जैसे कि प्लास्टिक कम टेम्परेचर पे पिघलेगा वैसे एल्यूमिनियम का टेप पिघलता नहीं है। Use a body spreader on the tape to squeeze out the air and maximize the adhesion of the tape. Leave an edge of the tape unstuck to ease removal. Apply tape along the entire crack and especially at the edge, as this is the most difficult part to keep aligned. Use a rotary tool with a teardrop-shaped bit. Be sure to round off any sharp edges. जो अभी यूज़ किया वो प्रोफाइल ग्राइंडर्स थे जो यूज़ करते वी ग्रूव्स बनाने के लिए या फिर आपकी जो भी प्लास्टिक की एजेस रहेंगी शार्प एजेस उनको साफ करने के लिए। From the back of this bumper, we find the symbol TPO. तो ये जो सिंबल दिखाया गया है बम्पर के पीछे वो बताता है कि प्लास्टिक का टाइप कौन सा है और आपको उस हिसाब से कौन सा वेल्डिंग रॉड चूज़ करना चाहिए वेल्डिंग के लिए। Look up the symbol in the book of plastic repair that was included with your welder or on the internet at polyvance.com. We will be using a TPO rod for this repair. Set the temperature of your welder to approximately 830 degrees Fahrenheit and wait for the welder to achieve operating temperature. Heat the tip of the rod and the base material with the welder until the rod melts together with the base material. Apply downward pressure on the rod as it is melting. The downward pressure will give the rod better penetration into the base material. जैसे जैसे वेल्डिंग करते आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो प्रेशर भी रहेगा वो वेल्डिंग रॉड के ऊपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर प्रेशर नहीं रहेगा
तो वेल्डिंग का पेनिट्रेशन जो भी होगा वो अच्छे से नहीं आएगा। Continue melting the rod along the crack line until the crack is completely filled. Allow time for the plastic to cool, then peel the tape from the opposite side. Use a rotary tool with a teardrop-shaped bit to grind a V-groove along the crack line. Be sure to round off any sharp edges. Heat the tip of the rod and the base material with the welder until the rod melts together with the base material. Apply downward pressure on the rod as it is melting. The downward pressure will give better rod penetration into the base material. Continue melting the rod along the crack line until the crack is completely filled. Use a rotary tool with a teardrop-shaped cutting bit to grind away excess plastic. Grind the plastic until it is slightly below the level of the surrounding plastic. Use a DA sander and 80 grit sandpaper and sand away the high spots and to abrade the surface. Abrading the surface will help the epoxy filler bond better. Since this plastic is TPO, apply adhesion promoter to any exposed plastic so that the filler will have a better bond. Parts A and B must be mixed in equal proportions to cure properly. Adding more part A will not make it cure quicker. Use a body spreader to mix the two components. Continue mixing until there are no streaks and you have a uniform color. Be careful not to mix air into the filler as this will create pinholes in the epoxy. Apply the filler to the repair area and allow time for the epoxy to cure fully. Even though the epoxy is sandable in about 20 minutes, it is not fully cured. Maximum adhesion is not achieved until the epoxy is fully cured. Cure time can be reduced with the application of heat. Sand and contour the filler to match the profile of the surrounding plastic and finish sanding with 180 grit sandpaper. Sand the area where primer will be applied with 320 grit sandpaper. The tight spots may need to be sanded by hand.